हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है बेटा, तो क्लास 11 और इसमें जो टॉपिक अपना चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा अपना? साइटोलॉजी। ठीक है ना, या यूँ कह दो सेल। और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन अपन अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जिस क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको ना इस प्रश्न के अंदर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, किस किस के बारे में लिखेंगे अपन संक्षिप्त टिप्पणी बेटा? एक तो लाइसोसोम के बारे में, फर्स्ट इज लाइसोसोम, और दूसरी टिप्पणी अपन लिखेंगे बेटा रिक्तिका। ठीक है बेटा, तो अपन को इन दोनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम को बेटा हिंदी में लयनकाय कहते हैं। ठीक है ना, मतलब साधारण भाषा में इसका नाम लयनकाय है। ठीक है, तो अपन क्या क्या इसमें बोलेंगे? एक इकाई झिल्ली, इकाई झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग। लाइसोसोम जो होता है बेटा, वो एक इकाई झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है। ठीक है, जिसका निर्माण गोल्जी काय से होता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले सेंटेंस में तो अपन ये बोल देंगे, मैं एक बार बोल के बता देता हूँ कि लाइसोसोम अथवा लयनकाय एक इकाई झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। मतलब इसके ऊपर केवल एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात, लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है बेटा? गोल्जी काय से। ठीक है ना। एक और बात आपको कह देता हूँ कि ये जो कोशिकांग होता है, ये पुट्टिका नुमा होता है, यानी कि गोलाकार, पुट्टिका के समान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन पुट्टिकाओं में जल अपघटनीय एंजाइम, जल अपघटनीय एंजाइम, और इनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेसेस एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलेसेस एंजाइम पाए जाते हैं। याद रखने योग्य बातें हैं। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बेटा ये जो हाइड्रोलेसेस एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करते हैं। ठीक है बेटा, इन एंजाइमों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं न्यूक्लिक अम्लों का पाचन होता है। एक और बात बेटा कि ये सारे के सारे एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, आगे चलिए। इसी में लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। ये भी मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया, आत्मघाती थैला। और ये आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। देखो,
ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं लाइसोसोम के सम्मान में बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको ये सारे दोबारा बताए जाएंगे। आत्मघाती थैला कहा जाता है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। ठीक है, तथा इसके एंजाइम मुक्त होकर संपूर्ण कोशिका का पाचन कर देते हैं। संपूर्ण कोशिका का पाचन कर देते हैं। तो बेटा आपके सामने मैंने लाइसोसोम के बारे में लगभग पूरी बात जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैंने आपको बता दी। एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आपको याद करने के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया। तो मैं क्या बोलूँगा बेटा, लाइसोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं, लयनकाय। ठीक है, आगे चलिए। आगे आप ये बोलेंगे कि यह एक इकाई झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है जिसकी आकृति बेटा पुटिका के समान होती है। आकृति किसके समान होती है, गोलाकार पुटिका के समान। इसका निर्माण किससे होता है, गोल्जी काय से। आगे चलिए बेटा, लाइसोसोम जो कि पुटिका नुमा रचना के रूप में पाया जाता है, इनके भीतर जल अपघटनीय या हाइड्रोलिसिस प्रकृति के एंजाइम पाए जाते हैं। आगे मैंने आपको बताया है कि लाइसोसोम में पाए जाने वाले एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ठीक है, और इन एंजाइमों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों का पाचन हो सकता है। ठीक है, आगे एक सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लाइसोसोम को आत्मघाती थैला भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोला मैंने एक शब्द, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं क्योंकि जब कोशिका की विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो लाइसोसोम को परिबद्ध करने वाली पुटिका झिल्ली, एकल इकाई झिल्ली फट जाती है और पूरी की पूरी कोशिका को पाचन के द्वारा समाप्त कर देती है। तो बेटा ये सारी बातें तो आपको लाइसोसोम के अंतर्गत याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं लाइसोसोम को ख़त्म कर देता हूँ और इसके बाद दूसरा टॉपिक इस वीडियो का अपन शुरू करते हैं। और बेटा वो कौन सा टॉपिक है आपके सामने, रिक्तिका। और आपकी जानकारी को मैं बता देता हूँ कि रिक्तिका को अंग्रेजी में वैक्यूल कहते हैं। आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक इकाई झिल्ली से घिरी पुटिका नुमा रचना है, वही लाइसोसोम के समान एक इकाई झिल्ली से घिरी। ठीक है बेटा, और किस प्रकार की रचना होती है, पुटिका नुमा, याद रखना पड़ेगा। आगे चलिए, इसको घेरने वाली झिल्ली को नाम याद रखना पड़ेगा, टोनोप्लास्ट। यदि अपन इसकी बात करें हिंदी में तो इसको अपन कह सकते हैं बेटा रिक्तिका झिल्ली। तो बेटा
टोनोप्लास्ट अथवा रिक्तिका झिल्ली। आगे चलिए, रिक्तिका में भरे हुए तरल पदार्थ को कोशिका रस कहते हैं। 1 मिनट इधर देखिए, देखो ये मैं वैक्यूल अथवा रिक्तिका बना रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी इकाई झिल्ली है, सबसे बाहर वाली, और इसको मैं आपको नाम क्या बता चुका हूँ, टोनोप्लास्ट। आगे चलिए, रिक्तिका में भरे हुए तरल पदार्थ को, ये रिक्तिका के अंदर मैंने तरल पदार्थ भर दिया, रिक्तिका के भीतर भरे हुए तरल पदार्थ को कोशिका रस या इसको बेटा सेल शैप कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें जल, अनुपयोगी लवण और वर्णक। कोशिका रस में क्या होते हैं, एक तो जल होता है, अनुपयोगी लवण पाए जाते हैं, और इसके अलावा वर्णक भी इस कोशिका रस अथवा सेल सैप के भीतर उपस्थित होते हैं, ठीक है। एक और बात जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि भाई जंतु कोशिकाओं में कैसी होती हैं रिक्तिकाएं, छोटी या एब्सेंट होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं आकार में बहुत बड़ी एवं केंद्रीय होती हैं। तो बेटा ये दोनों सेंटेंस भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसके एक तरह से अपन कार्य बोल देते हैं। रिक्तिका उत्सर्जन और परासरण नियमन, 2 काम लिख रहा हूँ बेटा रिक्तिका के। एक तो मैंने लिख दिया उत्सर्जन और दूसरा मैंने काम लिख दिया परासरण नियमन। ये दोनों रिक्तिका के काम हो गए। कौन कौन से काम लिखे हैं बोर्ड पे, एक तो उत्सर्जन और दूसरा परासरण नियमन, ठीक है। एक बात ध्यानपूर्वक सुने कि यदि रिक्तिका के द्वारा उत्सर्जन और परासरण नियमन की क्रिया की जाती है तो इस प्रकार की रिक्तिकाओं को संकुचनशील रसधानी यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, ठीक है ना। और यदि रिक्तिका खाद्य पदार्थों का संचय करती है, एक काम बेटा इसका ये भी है, खाद्य पदार्थों का संचय। तो यदि रिक्तिका के द्वारा खाद्य पदार्थों का संचय किया जाता है तो इसे खाद्य धानी या खाद्य रिक्तिका कहते हैं। तो बेटा आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रिक्तिका के बारे में जो याद करना है वो पूरा का पूरा मैंने ब्लैक बोर्ड पे समझा दिया। अब एक बार आप इसे ध्यान से सुन लें, ठीक है। उसके बाद आपके इस वीडियो का मैं तीसरा टॉपिक समझाऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए कि मैंने बोर्ड पे क्या क्या लिखा है। देखिए अपन ने हेडिंग लिखा है बेटा रिक्तिका अथवा वैक्यूल, ठीक है ना। सुनिए, रिक्तिका अथवा वैक्यूल एक इकाई झिल्ली से परिबद्ध पुटिकानुमा रचना है, ठीक है। आगे चलिए, रिक्तिका को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली टोनोप्लास्ट या रिक्तिका झिल्ली कहलाती है। रिक्तिका के भीतर भरे हुए द्रव को कोशिका रस या सेल सैप कहते हैं। कोशिका रस अथवा सेल सैप में जल, अनुपयोगी लवण और वर्णक उपस्थित होते हैं, ठीक है बेटा। और आगे अपन को ये वाली बात कहनी है, क्या कहना है अपन को, ऐसी बात जो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि भाई जंतु कोशिकाओं में पाई जाने वाली रिक्तिका आकार में छोटी और संख्या में अधिक होती हैं,
ठीक है। जबकि पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली रिक्तिकाएं आकार में बड़ी और केंद्रीय होती हैं। तो ये कहानी भी ख़त्म हो गई। अब इधर आ जाइए, रिक्तिका के मैंने आपको बेटा 3 कार्य बताए हैं। कितने कार्य बताए हैं? 3। एक तो उत्सर्जन, दूसरा परासरण नियमन और तीसरा खाद्य पदार्थों का संचय। तो आप इनके बारे में भी सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि यदि रिक्तिका उत्सर्जन और परासरण नियमन का कार्य करती है तो इस प्रकार की रिक्तिकाओं को क्या बोलेंगे अपन? संकुचनशील रसधानी। यदि रिक्तिकाओं के द्वारा खाद्य पदार्थों का संचय किया जाता है तो इस प्रकार की रिक्तिकाएं क्या कहलाएंगी? खाद्य रिक्तिका। तो बेटा अभी तक आपको इस वीडियो में मैं 2 संरचनाओं के बारे में पूरा का पूरा बता चुका हूँ। कौन कौन से 2 स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ लिए? एक तो बेटा अपन ने पढ़ लिया लाइसोसोम के बारे में, दूसरा अपन ने पढ़ लिया रिक्तिका के बारे में, और अब तीसरा जो अपन पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं बेटा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में अपन बोलते हैं बेटा सेल वॉल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जरा ध्यान से सुनाएं। पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर की ओर, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर की ओर, तो मैंने लिख दिया आउटर, निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये तो इसका पहला सेंटेंस हो गया। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर की ओर निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है बेटा, जो किस किस की बनी होती है? सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज की, प्रोटीन, पैक्टिन लिख दो पहले, पैक्टिन की एंड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है बेटा, तो ये अपना दूसरा सेंटेंस हो गया। आगे चलिए, कवकों की कोशिका भित्ति। कवक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फंजाई। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये अपन ने कोशिका भित्ति का कंपोजिशन लिख दिया। ठीक है, आगे चलिए। कवकों में जो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है उसे कवक सेल्यूलोज कहते हैं। कई बार ये कंपटीशनों में पूछा जाता है कि कवकों की कोशिका भित्ति किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, तो उस केस में आपको काइटिन लिखना पड़ेगा। आगे चलिए, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज, सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब रासायनिक पदार्थों के नाम है बेटा। सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज व कुछ खनिजों और खनिजों में बेटा विशेषकर अपन नाम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की बनी। ठीक है, किन की बात की अपन ने ये बेटा? इन एल्गा यानी कि शैवालों में। और ये अपन ने किसकी बात की? इन फंजाई कवकों में। ठीक है ना, आगे चलिए। 2 पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियाँ, जैसे देखो बेटा,
एक पादप कोशिका मैंने ये बना रखी और दूसरी पादप कोशिका मैंने ये बना रखी, ये दोनों पादप कोशिकाएं हैं। तो दो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियाँ मुख्य रूप से किसके द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं? मध्य पटलिका के द्वारा, मध्य पटलिका के द्वारा। और अब आपको बताना पड़ेगा कि मध्य पटलिका कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। याद रखना पड़ेगा, कई बार ये पूछा जाता है। आगे चलिए बेटा, एक और बात कह देता हूँ। देखिए, ये जो अपन ने मध्य पटलिका बनाई या कोशिका भित्ति की विभिन्न परतें, यहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार के जीवद्रव्यी तंतु पाए जाते हैं। हिंदी में तो इनको बोलते हैं जीवद्रव्यी तंतु और अंग्रेजी में इनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इनके द्वारा एक पादप कोशिका का जीवद्रव्य दूसरी पादप कोशिका के जीवद्रव्य के संपर्क में रहता है। तो आपको कोशिका भित्ति के बारे में ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, उसके बाद अपन इसके कार्य पढ़ेंगे। तो आप सुन लें, कोशिका भित्ति सेल वॉल पादप कोशिकाओं के सबसे बाहर की ओर निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है। आगे चलिए, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, जिसे क्या बोलते हैं? कवक सेल्यूलोज। आगे चलिए, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनोज एवं कुछ खनिजों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आगे आपको इसके बारे में लिखना है कि दो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां मध्य पटलिकाओं के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं और मध्य पटलिका का रासायनिक घटक क्या होता है बेटा? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। ठीक है, एक और बात कह देता हूँ कि दो पादप कोशिकाएं आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा अथवा जीवद्रव्यी तंतुओं के द्वारा जुड़ी रहती हैं। इन प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा एक पादप कोशिका का जीवद्रव्य दूसरी पादप कोशिका के जीवद्रव्य के संपर्क में रहता है। ठीक है, तो इसी में बेटा आज के इस वीडियो का अंतिम हेडिंग अपन पढ़ रहे हैं, कोशिका भित्ति के कार्य। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कोशिका भित्ति के कार्य। सबसे पहला काम अपन क्या लिखेंगे? कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना। कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करना पहला काम हो गया। दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे बेटा, यांत्रिक सामर्थ्य। कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना। तीसरे पॉइंट में अपन लिखेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिका के जीवद्रव्य और आंतरांगों की सुरक्षा करना। जीवद्रव्य व आंतरांगों की सुरक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में। और बेटा कार्य नंबर लास्ट अपन लिख देंगे, पादप कोशिकाओं के मध्य, पादप कोशिकाओं के मध्य परासरणी दाब का संतुलन बनाए रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर का, परासरणी दाब का संतुलन
बनाए रखना। तो बेटा यहाँ आकर के कोशिका भित्ति के कार्य खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं इनको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लें। कोशिका भित्ति के कार्य, कोशिका को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करना, कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, विपरीत परिस्थितियों में जीवद्रव्य एवं आंतरांगों की सुरक्षा करना, और सबसे लास्ट में पादप कोशिकाओं के मध्य परासरणी दाब का संतुलन बनाए रखना। तो बेटा आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आज के इस वीडियो में आपको मैंने 3 टॉपिक पढ़ाए। एक तो मैंने आपको पढ़ाया बेटा सबसे पहले तो लाइसोसोम के बारे में, उसके बाद रिक्तिका के बारे में, और सबसे अंत में अपन ने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।